जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य जीएस में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम जो है आज लेकर आ गए हैं फरवरी 2025 का जो है प्रतियोगिता दर्पण का आपका जो है आर्थिक परिदृश्य हो गया। उसके बाद आपका जो है पुरस्कार हो गया, खेल हो गया, सम्मान हो गया। उसके बाद आपका युद्ध अभ्यास है और भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, निधन है। सारे टॉपिक्स को जो है हम लोग जो है एक वीडियो में करेंगे। फरवरी 2025 का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग पहले कर चुके हैं। चलिए फरवरी 2025 का जो है स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कि स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष 2011-12 के स्थान पर 2022-23 होगा। यानी कि स्थिर मूल्यों पर जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष 2011-12 था, अब इसके स्थान पर क्या होगा? 2022-23 होगा। अगला पॉइंट है कि किसानों के लिए जमानत मुक्त ऋण की सीमा ₹1.60 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई है। यानी कि किसानों के लिए जो है जमानत मुक्त ऋण की सीमा जो है 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। किसानों को राहत प्रदान करते हुए उन्हें किसी जमानत एवं गारंटी के बिना, मतलब उन्हें किसी भी जमानत या गारंटी की जरूरत नहीं है। बीमा मिलने वाली ऋण की सीमा कितनी थी? 1,60,000 थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2 लाख रुपया कर दिया गया है। यह 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक जो है लागू किया गया है। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 2023-24 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या कितनी हो गई है? 8.09 करोड़ हो गया है। 2023-24 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या 8.09 करोड़ हो गया है। सत्र 2025 के लिए कोपरा नारियल के नए समर्थन मूल्य कितने हो गए हैं? 11,582 प्रति क्विंटल। सत्र 2025 के लिए कोपरा नारियल का नया समर्थन मूल्य हो गया है 11,582 प्रति क्विंटल। मिलिंग कोपरा का जो है 11,582 प्रति क्विंटल है और बॉल कोपरा का जो है 12,100 प्रति क्विंटल है। बॉल कोपरा का दाम जो है 12,100 प्रति क्विंटल और मिलिंग कोपरा का 11,582 प्रति क्विंटल। अगला प्रश्न है कि चाइना की पिंगजियांग काउंटी में मिली स्वर्ण खदान में स्वर्ण का सबसे विशाल भंडार। चाइना की पिंगजियांग काउंटी में मिली स्वर्ण खदान में स्वर्ण का सबसे विशाल भंडार जो है मिला हुआ है। हुनान प्रांत के पिंगजियांग काउंटी में 1,000 टन से अधिक सोना निकलने का अनुमान लगाया गया है। चीन के हुनान प्रांत के पिंगजियांग काउंटी में 1,000 टन से अधिक सोना निकलने का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि ज्ञातव्य है कि चीन पहले ही विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। यानी कि सोना जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चाइना में होता है। 2024 में चीन में स्वर्ण उत्पादन 268 टन था, जबकि खपत 741 टन था। इस प्रकार घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए चीन आयात पर निर्भर है। यानी कि यह जो है आयात करता है किस चीज का? सोने का। राष्ट्रीय राजमार्गों के रास्ते लंबी दूरी तक कार्गो परिवहन हेतु जलवाहक योजना जो है बनाई जा रही है। राष्ट्रीय जलमार्गों के रास्ते लंबी दूरी तक कार्गो परिवहन हेतु जलवाहक योजना बनाई जा रही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो गंगा नदी पर है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 बराक नदी पे है, के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए एवं महत्वपूर्ण नीति जलवाहक का शुभारंभ केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 15 दिसंबर 2024 को कोलकाता से किया। इसके तहत राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर कोलकाता पटना वाराणसी और पटना कोलकाता खंड पर कोलकाता पटना वाराणसी और पटना कोलकाता खंड पर तथा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर कोलकाता और गुवाहाटी के पांडु के बीच निर्धारित कार्गो जहाज सेवा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास जो है 25 दिसंबर 2024 को किया गया। केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ यानी कि शिलान्यास 25 दिसंबर 2024 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में खजुराहो में किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में खजुराहो में जो है किया गया है केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास 25 दिसंबर 2024 को पीएम मोदी के द्वारा। उपस्थिति मोहन यादव की भी रही है। नवीनतम समान ज्ञान में आइए देखते हैं। नवीनतम समान ज्ञान में क्या क्या है? सागर दिया हुआ है, SAGAR। सागर का फुल फॉर्म आपसे पूछता है कि सागर का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। एस से सिक्योरिटी, ए से एंड और जी से ग्रोथ, ए से हो जाएगा ऑल इन द रीजन। यानी कि सागर का फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन।
यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग की भारत की नीति के लिए शब्द संक्षेप है। यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग की भारत की नीति के लिए जो है शब्द संक्षेप है कौन? सागर, SAGAR। सागर हो गया आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर आप लोग याद रखिएगा, SAGAR, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अगला जो है टॉपिक नियुक्तियां है। नियुक्तियां में आपको जो है मिजोरम के राज्यपाल किनको बनाया गया है? तो जनरल वीके सिंह को बनाया गया है। मणिपुर के अजय कुमार भल्ला को बनाया गया है। बिहार का आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया है। केरल का राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बनाया गया है। उड़ीसा का डॉक्टर हरिबाबू कंभापति को बनाया गया है। उड़ीसा का डॉक्टर हरिबाबू कंभापति, केरल का राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, बिहार का आरिफ मोहम्मद खान, मणिपुर का अजय कुमार भल्ला, मिजोरम का जनरल वीके सिंह। याद रखिएगा, ये नए हैं, ये पूछे जा सकते हैं। भारत में नेपाल के राजदूत किसको बनाया गया है? तो ये शंकर शर्मा को बनाया गया है। भारत में नेपाल के राजदूत किसको बनाया गया है? तो शंकर शर्मा को बनाया गया है। इसको जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी रामा सुब्रमण्यम को बनाया गया है दिसंबर 2024 में। 30 दिसंबर 2024 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी रामा सुब्रमण्यम को बनाया गया। ये 9वें क्रम के हैं, जरूर याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मदन पी लोकुर को बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा बने हैं। 26वां भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 26वें नंबर का जो है संजय मल्होत्रा बने हैं। इनको याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। पुरस्कार और सम्मान में देखते हैं, कह रहा है कि व्यास सम्मान 2024 यानी कि 34वां व्यास सम्मान 2024 किसको दिया गया है? तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं सूर्यवाला, उन्हीं को दिया गया है व्यास सम्मान 2024। 34वां व्यास सम्मान 2024 हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यवाला को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास कौन देश को वासी बेनू की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। 34वां व्यास सम्मान का जो है किस उपन्यास के लिए दिया गया है? कौन देश को वासी बेनू की डायरी के लिए जो है दिया गया है 34वां व्यास सम्मान किसको? सूर्यवाला को। अगला है व्यास सम्मान 1991 से हिंदी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया जाता है। कब से दिया जाता है? तो 1991 से दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो यह व्यास सम्मान दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे दिया गया? तो पुष्पा भारती को उनके संस्करण यादें के लिए दिया गया है। 33वां जो है व्यास सम्मान 2023 किसको दिया गया है? तो पुष्पा भारती को उनके संस्करण यादें के लिए दिया गया है। 32वां भी लगले हाथ देख लेते हैं। 32वां व्यास सम्मान 2022 किसको दिया गया? तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। 32वां व्यास सम्मान 2022 जो है किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को उपन्यास पागलखाना के लिए। तो 32वां हो गया ज्ञान चतुर्वेदी, 33वां हो गई आपका पुष्पा भारती और 34वां सूर्यवाला को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस इंडिया यूएसए 2024 किसे दिया गया है? तो कैटलिन सैंड्रा नील को दिया गया है, जो भारतीय मूल की हैं। कैटलिन सैंड्रा नील को दिया गया है। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हिंदी भाषा के लिए गगन नील को कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है? गगन नील को दिया गया है। कविता संग्रह है उनका मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है। अगला है कि अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा के लिए स्टेरिन कीरे को दिया गया है। उपन्यास इनका है स्पिरिट नाइट्स। इनका उपन्यास क्या है? स्पिरिट नाइट्स। ये पुस्तक है स्पिरिट नाइट्स, याद रखिएगा। स्टेरिन कीरे का लिखा हुआ है अंग्रेजी भाषा में और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा का मिला है। हिंदी भाषा का गगन नील को मिला है। कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है। जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, राजस्थानी सहित 24 भाषाओं को दिया जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। एक तो आपका जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं उनमें, बाकी अंग्रेजी और राजस्थानी में, क्योंकि अंग्रेजी और राजस्थानी आपका जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। साथ ही साथ भोजपुरी भी शामिल नहीं है। भोजपुरी भी जो है आपका
संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है 22 भाषाओं में। तो अंग्रेजी, राजस्थानी और भोजपुरी ये तीनों भाषाएं जो हैं 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। 22 भाषाएं वो हो गई जो 8वीं अनुसूची में शामिल है और 2 अन्य भाषाएं, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। तो टोटल 24 भाषाओं में दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, बंगाली, डोगरी और उर्दू भाषा के लिए पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। बंगाली, डोगरी और उर्दू भाषा के लिए जो है पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। अभी जो है बाकी भाषाओं के लिए कर दी गई है, जिसमें आपका हिंदी के लिए गगन नील को दिया गया है, अंग्रेजी के लिए स्टेरिन कीरे को दिया गया है। अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया है? अंग्रेजी के लिए स्टेरिन कीरे को दिया गया है। अंग्रेजी के लिए स्टेरिन कीरे को दिया गया है। अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया है? स्टेरिन कीरे को। इनका उपन्यास है स्पिरिट नाइट्स। इनका उपन्यास कौन सा है? स्पिरिट नाइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान 2023 किसे दिया गया है? तो तानसेन सम्मान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कोलकाता के तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है। तानसेन सम्मान 2023 जो है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कोलकाता के तबला वादक जो हैं पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है। तानसेन सम्मान पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है, याद रखेंगे। टेनिस के पुरुष खिलाड़ियों का एटीपी पुरस्कार। टेनिस के पुरुष खिलाड़ियों का एटीपी पुरस्कार जो है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, कल इसका फुल फॉर्म हम लोग देखे थे, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? यानिक सिनर को, जो इटली के हैं। टेनिस के महिला खिलाड़ियों का WTA पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? आरियाना साबेलेंका को दिया गया है, जो बेलारूस की हैं। पुरुषों में जो है आपका यानिक सिनर को दिया गया है, इटली के हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर। और महिलाओं में जो है प्लेयर ऑफ द ईयर आरियाना साबेलेंका को दिया गया है, जो बेलारूस की हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स का पुरस्कार दिया है। विश्व में एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स का पुरस्कार दिया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन है? तो लेटसाइल टेबेगो हैं, जो बोत्सवाना के हैं और एक धावक हैं। लेटसाइल टेबेगो हैं, जो बोत्सवाना के हैं और क्या हैं? धावक हैं। इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। लेटसाइल टेबेगो हैं, जो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किए गए हैं। लेटसाइल टेबेगो बोत्सवाना के हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन है? तो सिफान हसन। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट सिफान हसन है, ये धाविका है और नीदरलैंड्स की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024, यानी कि फीफा के द्वारा जो फुटबॉल पुरस्कार दिया गया है 2024 में, उसको देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर विनीसियस जूनियर, जो रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं, ब्राजील के हैं, विनीसियस जूनियर। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर हो गए विनीसियस जूनियर, जो रियल मैड्रिड के हैं, ब्राजील से हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर एताना बोनमाटी हो गई, जो बार्सिलोना जो स्पेन के हैं और बार्सिलोना से खेलती हैं। अगला प्रश्न है कि टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2024, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2023, ये था आपका 2024। टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डोनाल्ड ट्रंप, और टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 ये कौन है? तो ये है आपका टेलर स्विफ्ट, अमेरिकी पॉप सिंगर। टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 टेलर स्विफ्ट है। 23 में टेलर स्विफ्ट और 24 में डोनाल्ड ट्रंप। टाइम CEO ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया है? तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कंपनी के AMD एंड CEO लीसा सू को दिया गया है। टाइम CEO ऑफ द ईयर कौन बनी है? लीसा सू बनी है, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कंपनी की AMD की CEO हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कंपनी AMD की CEO हैं लीसा सू, इन्हीं को दिया गया है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया है? तो कैटलिन क्लार्क को दिया गया है, जो अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है 2024? तो कैटलिन क्लार्क को दिया गया है, अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। कुवैत सिटी राजधानी, पीएम मोदी को जो है कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर विभिन्न देशों की ओर से श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया यह 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। जो कुवैत का जो द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया गया यह 20वां है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 17 बच्चों को दिया गया है। कितने बच्चों को दिया गया है? 17 बच्चों को। अगला टॉपिक पे चलते हैं। निधन दिया हुआ है, किसका किसका निधन हुआ है फरवरी महीने के पहले जो है? जाकिर हुसैन, जो तबला वादक हैं, अल्लाह रखा कुरैशी इनका नाम है, जाकिर हुसैन का अल्लाह रखा कुरैशी। 73 वर्ष की आयु में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इनका निधन हो गया। तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया है।
ओम प्रकाश चौटाला जो इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका निधन हो गया है। शशि रुइया हैं जो एस्सार उद्योग के सह संस्थापक हैं, एस्सार उद्योग के सह संस्थापक हैं। नील फ्रेजर हैं जो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका भी निधन हो गया है। उसके बाद है एम टी वासुदेवन नायर जो मलयालम लेखक है, इनका भी जो है निधन हो गया है। एम टी वासुदेवन नायर, नील फ्रेजर जो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं, शशि रुइया जो एस्सार उद्योग के सह संस्थापक हैं। उसके बाद आपका जो है ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और आपका एक है जाकिर हुसैन यानी कि तबला वादक, इनका भी जो है निधन हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्याम बेनेगल को आप लोग जानते हैं, श्याम बेनेगल का जो है निधन हो चुका है। हिंदी फिल्मों के निर्माता निर्देशक है श्याम बेनेगल, हिंदी फिल्मों के निर्माता निर्देशक हैं। अगला है डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री, जिनका निधन जो है 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में हो गया। मई 2004 से मई 2024 तक कांग्रेस सरकार में 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, यानी कि ये सब इनकी उपलब्धियां हैं। ये कहाँ कहाँ पे काम किए हैं, तो आपको जो है मई 2004 से मई 2024 तक कांग्रेस सरकार में 2 बार प्रधानमंत्री रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए कुछ दिवस दिया हुआ है, दिवस को देख लेते हैं। आपका दिया हुआ है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। वर्ष 2024 का थीम क्या है, सही रास्ते पर चले, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, सही रास्ते पर चले, यानी कि एड्स दिवस का जो थीम है 2024 का वो क्या है, सही रास्ते पर चले, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। विश्व पिता दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। नागरिक सुरक्षा दिवस आपका 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है कि सशस्त्र बलों का झंडा दिवस 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जरूर याद रखिएगा 11 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस वर्ष 2012 को घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस वर्ष 2012 को घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को पुनः अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। तो आपसे पूछा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को पुनः अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, तो 2025 को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आधिकारिक शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूनेस्को ने 2025 को क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पुनः इसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया 2025 को, और यूनेस्को ने क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगला कुछ दिवस है आपका। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को। उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। मदन मोहन मालवीय की जयंती 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस भी 25 दिसंबर और वीर बाल दिवस आपका 26 दिसंबर। इसको याद रखिएगा, इसी से जो है दिवस आपके आने की संभावना रहती है एग्जाम में। अगला है पुस्तक में देखते हैं इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स। इस लेखक कौन है, नजमा हेपतुल्ला। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स के लेखक नजमा हेपतुल्ला हैं। ऑल दिस लव के लेखक आशीष बगरेचा हैं। ऑल दिस लव के लेखक कौन है, आशीष बगरेचा। हर स्टोरी निकिता ठाकुर। हर स्टोरी के लेखक निकिता ठाकुर हैं। विंड एंड ट्रूथ के लेखक ब्रैडन सैंडरसन है। विंड एंड ट्रूथ के लेखक ब्रैडन सैंडरसन है। स्पिरिट नाइट्स अभी जो है जिसको अंग्रेजी का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, स्पिरिट नाइट्स स्टरीन कीरे हैं। मैं जब तक आई बाहर गगन नील, इनको जो है हिंदी का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। मैं जब तक आई बाहर गगन नील, जो दोनों याद रखिएगा, जरूर पूछा जा सकता है। द सैटनिक वर्सेज अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। बुकर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय पुस्तक सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है सलमान रुश्दी द्वारा 1988 में रचित विवादित उपन्यास है द सैटनिक वर्सेज। इसे 36 वर्ष पूर्व भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो अब उसको जो है अलाउ कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सलमान रुश्दी को 1981 में प्रकाशित उनके उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सलमान रुश्दी को 1981 में प्रकाशित उनके उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भी याद रखिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन किसका है, तो सलमान रुश्दी का। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिक वर्ष घोषित किया है। भारतीय नौसेना ने
2024 को नौसेना नागरिक वर्ष घोषित किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। कच्छ का रण उत्सव 2025 कब शुरू हुआ? कच्छ का रण उत्सव 2025 जो है 1 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ और 28 फरवरी 2025 तक चला। 1 दिसंबर से शुरू हुआ और 28 फरवरी तक चला। कच्छ जिले के धोरडो गांव में बनी टेंट सिटी 15 मार्च तक चलेगी, यानी कि कच्छ जिले के जो धोरडो गांव है उसमें जो टेंट सिटी बनी हुई है वो 15 मार्च तक चलेगी। यह 3 दिन के उत्सव के रूप में शुरू हुआ था। कच्छ का उत्सव जो 100 दिन तक का उत्सव हो गया है। 3 दिन के उत्सव के रूप में शुरू हुआ था, अब 100 दिन का उत्सव हो गया है। रण उत्सव में रण का अर्थ होता है रेगिस्तान। रण उत्सव यानी कि कच्छ के रण उत्सव में रण का उत्सव में रण का अर्थ क्या है? रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है कि कच्छ रण उत्सव कच्छ के सफेद नमक के रेगिस्तान में आयोजित होने वाला गुजरात का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक कार्यक्रम है। जरूर याद रखिएगा कि कच्छ रण जो उत्सव है कच्छ के सफेद नमक के रेगिस्तान में, कच्छ के सफेद नमक के रेगिस्तान में, वहाँ पे जो है सफेद नमक का रेगिस्तान जो है में आयोजित होने वाला गुजरात का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक कार्यक्रम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि तानसेन समारोह 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो ग्वालियर में बेहट में संपन्न हुआ। ग्वालियर के बेहट गांव में संपन्न हुआ। इस वर्ष समारोह का यह 100वां आयोजन था। तानसेन समारोह का यह 100वां आयोजन था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 कोलकाता के पद्मश्री से सम्मानित तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को, पीछे ही हम लोग देख चुके हैं कि तानसेन सम्मान 2023 किसको दिया गया है, तो तबला वादक हैं। कोलकाता के पद्मश्री से सम्मानित तबला वादक है पंडित स्वप्न चौधरी। इस समारोह में दिया गया किसको? तबला वादक स्वप्न चौधरी को। इंदौर की संस्था सानंद न्यास को वर्ष 2023 का मान सिंह तोमर सम्मान इस समारोह में दिया गया। ये भी याद रखिएगा कि इंदौर की संस्था है सानंद न्यास, इसको जो है वर्ष 2023 का मान सिंह तोमर सम्मान भी दिया गया है। मान सिंह तोमर सम्मान। अगला प्रश्न है कि 22वां दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 12 से 22 दिसंबर 2024 नई दिल्ली इंडिया गेट पर संपन्न हुआ। दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्पों का कौशल का प्रदर्शन होता है यहाँ पे दिव्य कला मेला में। जो 22वां दिव्य कला मेला जो है 12 से 22 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चला। महाकुंभ 2025 का प्रमुख स्नान तिथि कौन कौन सा है? तो पौष पूर्णिमा 13 जनवरी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी इस दिन समाप्ति हुई। अगला प्रश्न है कि कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2024 कब से कब तक चला? 4 से 11 दिसंबर 2024 तक चला। फोकस कंट्री कौन था इसमें? फ्रांस। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का फोकस कंट्री फ्रांस था। उद्घाटन फिल्म था तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म गल्फ होलियो सोती महोत्सव जो है उद्घाटन फिल्म था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म था तारिका जो बुल्गारिया की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? तारिका जो बुल्गारिया की फिल्म है। चलिए अब युद्ध अभ्यास आ गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2024 किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच हुआ है। नेपाल में सलझंडी में संपन्न हुआ है और यह 18वां संस्करण था, जरूर याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर ₹100 का स्मारक सिक्का खजुराहो में जारी किया गया। ₹100 का स्मारक सिक्का कहाँ जारी किया गया? खजुराहो में जारी किया गया। इसके साथ ही ₹5 का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। उनकी 100वीं जयंती थी। ₹100 का स्मारक सिक्का खजुराहो में जारी किया गया और इसके साथ ही ₹5 का स्मारक डाक टिकट 5 का और स्मारक सिक्का 100 का जारी किया गया। अगला प्रश्न है फ्लिनेक्स नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये श्रीलंका और भारत के बीच हुआ है 2024 में और विशाखापत्तनम में हुआ है। फ्लिनेक्स कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में। अगला प्रश्न है कि भगवान पार्श्वनाथ पर ₹800 और 900 के अंकित मूल्य के 2 स्मारक सिक्का जारी हुआ है। पार्श्वनाथ के बारे में आप लोग जानते ही हैं। भगवान पार्श्वनाथ जो जैन धर्म से संबंधित हैं और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर आपके हो जाएंगे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर आपके हो जाएंगे जो है महावीर स्वामी। तो 24वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी। तो भगवान पार्श्वनाथ पर ₹800 और 900 के अंकित मूल्य के 2 स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। चलिए आगे चलते हैं हम लोग खेलकूद में। खेलकूद से देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न बन रहा है।
पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी, पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी में विजेता कौन बना है? भारत। कौवी बार? 5वीं बार। और विजेता पाकिस्तान बना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 कौन जीता है? मुंबई। मुश्ताक अली मुंबई, म से मुश्ताक अली है, म से मुंबई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 कौन जीता है? मुंबई। अभी और उप विजेता कौन है? मध्य प्रदेश। जय शाह अब आईसीसी के चेयरमैन हो जाएंगे। जय शाह जो है अब आईसीसी के चेयरमैन है 1 दिसंबर 2024 से। जय शाह जो है अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं 1 दिसंबर 2024 से। अगला प्रश्न है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? शम्मी सिल्वा। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीपी, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? शम्मी सिल्वा बने हैं, जो श्रीलंका के हैं। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई के कार्यवाहक महासचिव कौन है? बीसीसीआई के कार्यवाहक महासचिव देवजीत सैकिया हैं। बीसीसीआई के कार्यवाहक महासचिव कौन है? देवजीत सैकिया। अगला प्रश्न है कि अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट पुरुष विजेता कौन बना है? बांग्लादेश। और उप विजेता भारत। अगला प्रश्न है कि महिलाओं का अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2024 विजेता बना है भारत और उप विजेता बना है बांग्लादेश। यानी कि पुरुषों में जो है विजेता बांग्लादेश है और महिलाओं में विजेता भारत है अंडर 19 एशिया कप में, अंडर 19 एशिया कप में। अगला प्रश्न है कि रविचंद्रन अश्विन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। ऑफ स्पिनर गेंदबाज थे, कुल विकेट इनके पास 765 है और कुल मैच इन्होंने 287 खेला है रविचंद्र अश्विन ने। अगला प्रश्न है कि फार्मूला 1 रेसों के वर्ष 2024 का विश्व चैंपियन कौन बना है? तो मैक्स वर्स्टापेन बना है, जो रेडबुल टीम के हैं। मैक्स वर्स्टापेन यही जो है फार्मूला 1 रेसों के वर्ष 2024 के विश्व चैंपियन बने हैं। अगला प्रश्न है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 जो है पुरुष एकल खिताब कौन जीता है? तो ये लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन पुरस्कार जो है मिला है लक्ष्य सेन को। महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु भारत की, ये दोनों जो है भारत के ही हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल लक्ष्य सेन को और महिला एकल पीवी सिंधु को दिया गया है। महिला युगल का खिताब जो है त्रिशा जौली को दिया गया है। त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद दोनों भारत के ही हैं, इनको जो है महिला एकल का खिताब, महिला युगल का खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के 18 वर्षीय गुकेश डी सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। इनका नाम गुकेश डुम्मा राजू है। ये भारत के 18 वर्ष के गुकेश डी जो है सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हम लोग के पास कि विश्वनाथन आनंद के पश्चात यह खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय, यानी कि इससे पहले विश्वनाथन आनंद जीते हुए हैं और दूसरे भारतीय जो हैं डी गुकेश यानी कि गुकेश डुम्मा राजू हैं। गुकेश डुम्मा राजू ने यह खिताब चाइना के डिंग लीरेन को पराजित कर जीता। इसका नाम याद रखिएगा कि किसको पराजित कर जीता है? तो डिंग लीरेन को पराजित कर जीता है। भारत की कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार जीता फीडे की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। भारत की एक कोनेरू हम्पी हैं जो शतरंज की खिलाड़ी हैं, दूसरी बार जीती फीडे की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। है कि दीर्घ अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक क्या है? दीर्घ अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक क्या है, यानी कि पीओपीज क्या है? यह कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थ होता है। दीर्घ अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक जो है कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थ है। यह पर्यावरण में लंबे समय तक अस्तित्व में रहता है। इसमें पेस्टिसाइड, औद्योगिक रसायन के अवांछित उपोत्पाद शामिल होते हैं। इसमें पेस्टिसाइड, औद्योगिक रसायन के अवांछित उपोत्पाद शामिल होते हैं। पीओपीज के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो एक है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल है। पीओपी जो है इसको जरूर याद रखिएगा। पीओपीज के उदाहरण पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल जरूर पूछा जा सकता है कहीं। अगला प्रश्न है कि पीओपीज जो है क्या है? दीर्घ अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक है। यह विषैले और दूषित होते हैं। ये अस्थायी प्रकृति के कारण जल्दी विघटित नहीं होते। अगला प्रश्न कि मानव बस्तियों से दूर रहने वाली नॉर्थ अटलांटिक उर्का किलर व्हेल के ब्लबर में उच्च मात्रा में विषाक्त पीओपीज प्राप्त होने से वर्तमान में यह चर्चित मुद्दा बना हुआ है। यानी कि मानव बस्तियों से जो दूर रहने वाली नॉर्थ अटलांटिक उर्का है, जिसे किलर व्हेल कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? किलर व्हेल कहा जाता है, कि ब्लबर में उच्च मात्रा में विषाक्त पीओपीज प्राप्त होने से वर्तमान में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसीलिए जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। उर्का या किलर व्हेल डॉल्फिन की एक प्रजाति है। ये जो उर्का है नॉर्थ अटलांटिक उर्का या किलर व्हेल के नाम से जानी जाती है। ये डॉल्फिन की ही एक प्रजाति है जो किलर व्हेल के नाम से जानी जाती है। उर्का अधिकतर ठंडे इलाकों में रहते हैं। ये उर्का जो है कहाँ रहते हैं? अधिकतर ठंडे इलाकों में रहते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या है? तो यह एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को लगातार बने रहने वाले कार्बनिक प्रदूषकों के प्रभावों से बचाना है। यह समझौता स्टॉकहोम स्वीडन में वर्ष 2001 में हस्ताक्षर के लिए आमंत्रित किया गया था। यह समझौता स्टॉकहोम स्वीडन में वर्ष 2001 में हस्ताक्षर के लिए आमंत्रित
किया गया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन में हस्ताक्षर कब हुआ था? 2001 में। आगे चलते हैं कि स्टॉकहोम कन्वेंशन 17 मई 2004 को लागू किया गया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब लागू किया गया था? 17 मई 2004 को लागू किया गया था। मालदीव में नई डैम सेलफिश प्रजाति की खोज हुई है। मालदीव में जो है नई डैम सेलफिश प्रजाति की खोज हुई है। हाल ही में मालदीव में क्रोमिस अवाधा नामक एक नई डैम सेलफिश प्रजाति की खोज की गई है। इस प्रजाति की खोज समुद्री जीव विज्ञान में एक उल्लेखनीय उपलब्धि को दर्शाता है। मालदीव के गहरे समुद्र के प्रवाल भित्तियों मेसोफोटिक प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र में यह खोज की गई है। अगला प्रश्न कि डायमंड कूलिंग टेक्नोलॉजी क्या है? डायमंड कूलिंग क्या होता है? तो यह तकनीक आकाश सिस्टम्स द्वारा विकसित की गई है। यह तकनीक आकाश सिस्टम्स द्वारा विकसित की गई है। कौन? आपका डायमंड कूलिंग। बीमारी एक्स क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2018 में गढ़ा गया बीमारी एक्स किसी भी अज्ञात रोगजनक के लिए एक प्लेस होल्डर के रूप में कार्य करता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह में रिपोर्ट की गई हालिया महामारी जिसने 400 से अधिक लोगों की जान ली, ऐसा माना जा रहा है कि यह रोग बीमारी एक्स का एक उदाहरण हो सकता है। जीन थेरेपी क्या है? तो हीमोफिलिया ए के उपचार के लिए नई उम्मीद जो है सामने आई है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC बेल्लोर के चिकित्सा शोधकर्ताओं ने जीन थेरेपी का उपयोग करके गंभीर हीमोफिलिया ए का सफलतापूर्वक इलाज किया है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला है कि डार्क ईगल कंट्री मिसाइल सिस्टम। डार्क ईगल कंट्री मिसाइल सिस्टम हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए डार्क ईगल एंट्री मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है। यह अमेरिका थल सेना और नौसेना के संयुक्त रूप से विकसित किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि यह मैक संख्या 17 की गति से उड़ान भरने में सक्षम है। मैक 5 और उससे अधिक की गति को हाइपरसोनिक माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ है? G20 शिखर सम्मेलन 2024। G20 देशों का 19वां शिखर सम्मेलन 18 से 19 नवंबर 2024 को ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ है। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि G20 का जो है 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में हुआ था। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हो रहा है और 20वां G20 शिखर सम्मेलन जो है 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। आपको पहले से ही मालूम है। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। G20 विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसमें जो है शामिल है। इस समूह में 19 देश सदस्य हैं तथा 20वां सदस्य यूरोपियन यूनियन है। इस समूह में 19 देश सदस्य हैं और 20वां सदस्य कौन है? यूरोपियन यूनियन है। 19वां G20 2024 का मोटो क्या है? 19वां G20 2024 का मोटो क्या है? तो एक न्यायपूर्ण विश्व तथा टिकाऊ ग्रह का निर्माण। एक न्यायपूर्ण विश्व तथा टिकाऊ ग्रह का निर्माण। अगला प्रश्न है कि सोहराई पेंटिंग चर्चा में क्यों है? तो सोहराई पेंटिंग जो है रसिया के कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने रसिया के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की। इसीलिए जो है सोहराई पेंटिंग चर्चा में बना हुआ है। सोहराई पेंटिंग होता कैसे है? यह झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र के पास पाई जाने वाली यह एक विदेशी भित्ति चित्रकला है। परंपरागत रूप से सोहराई पेंटिंग झारखंड के सर्दियों के कटाई के मौसम से जुड़ी हुई है। सोहराई नाम जो है सोरो शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है छड़ी से चलाना। यह मेसोचाल्कोलिथिक एज से संबंधित है। सोहराई पेंटिंग मेसोचाल्कोलिथिक एज से यह मातृशतात्मक परंपरा पर आधारित है जो पीढ़ियों से माताओं से उनकी बेटियों तक पहुंचती रही है। इसमें फूल, पशु, पक्षी, छिपकली, हाथी और पशुपति शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है सोहराई पेंटिंग जो है यह मिट्टी और खाद के मिश्रण से दीवार की सतह पर लेप लगाने से शुरू होती है जिसके बाद सफ़ेद मिट्टी की एक परत चढ़ाई जाती है। प्राकृतिक रंगों, पत्तियों, चावल के भूसे, उंगलियों से बने ब्रश का उपयोग किया जाता है। पेंटिंग में लाल रेखाएं पूर्वजों या उर्वरता को दर्शाता है। काली रेखा शिव का प्रतिनिधित्व करती है। सफ़ेद रेखा भोजन का प्रतिनिधित्व करती है। सोहराई एक फसल उत्सव है जो दिवाली के त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है। सोहराई एक फसल उत्सव है जो दिवाली के त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष में एक बार होता है। यह भारत के 4 स्थानों पर निश्चित समय अंतराल पर आयोजित होता है। हरिद्वार गंगा के तट पर, उज्जैन जो है सिप्रा या छिप्रा के तट पर, नासिक गोदावरी के तट पर, प्रयागराज गंगा यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर। अर्ध कुंभ मेला यह प्रत्येक 6 वर्ष में केवल हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। अर्ध कुंभ मेला जो है यह प्रत्येक 6 वर्ष में केवल हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ जो है यह हर 144 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है।
यह प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। हर 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। हर 12 पूर्ण कुंभ मेला के बाद जो है महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले की उत्पत्ति पुराणों से जुड़ी है। हाथी, घोड़ों और रथों पर अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस, जिसे पेशवाई कहा जाता है। कुंभ की प्राचीन उत्पत्ति जो है मौर्य और गुप्त काल से जो है मानी जाती है, कुंभ की जो प्राचीन उत्पत्ति है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों में प्रसिद्ध चित्रकला जो है कुछ हैं, उनको हम लोग देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कलमकारी जो है किस राज्य में किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में। थांगका या टांगका कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। थंका या टंका या थांगका या टांगका। अगला है कि असमिया स्क्रॉल पेंटिंग असम में होता है। मधुबनी पेंटिंग बिहार का है। गोदना छत्तीसगढ़ का है। लोक चित्रकला गोवा का है। पिथौरा चित्रकला गुजरात का है। कांगड़ा चित्रकला हिमाचल प्रदेश का है। उसके बाद है बसौली चित्रकला जम्मू और कश्मीर का है। सोहराई और खोबर चित्रकला झारखंड का है। चितारा चित्रकला जो है कर्नाटक का है। काल मेझुटगु केरल का है। थांगका पेंटिंग और भित्ति चित्र लद्दाख का है। गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश का है। वारली चित्रकला महाराष्ट्र का है। ब्लॉक पेंटिंग मणिपुर में की जाती है। लकड़ी की नक्काशी मेघालय में। वस्त्र चित्रकारी मिजोरम में। पट चित्र जो है उड़ीसा का है। और फड़ चित्रकला जो है आपका राजस्थान का है, इसे जरूर याद रखेंगे। तंजौर जो है आपका तमिलनाडु का है। सांझी चित्रकला आपका उत्तर प्रदेश। ऐपन चित्रकला उत्तराखंड का है। और कालीघाट पेंटिंग वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का है। कालीघाट पेंटिंग कहाँ का है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ऐपन चित्रकला उत्तराखंड। सांझी चित्रकला उत्तर प्रदेश। तंजौर तमिलनाडु। सोहराई और खोबर आपका झारखंड हो जाएगा। फड़ चित्रकला राजस्थान। पटचित्र उड़ीसा। वस्त्र चित्रकारी मिजोरम। लकड़ी की नक्काशी मेघालय। ब्लॉक पेंटिंग मणिपुर। वारली चित्रकला महाराष्ट्र। गोंड चित्रकला एमपी। थांगका पेंटिंग और भित्ति चित्र लद्दाख। कालमे झुटकू जो है केरल। चितारा कर्नाटक। सोहराई और खोबर हो गया झारखंड। बसौली जम्मू कश्मीर। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। पिथौरा हो गया गुजरात। लोक चित्रकला हो गया गोवा। गोदना हो गया छत्तीसगढ़। मधुबनी बिहार। असमिया स्क्रॉल पेंटिंग असम। थंका या टंका अरुणाचल प्रदेश। कलमकारी आपका आंध्र प्रदेश। इन सबको याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। चलिए आज के लिए जो है फरवरी का वीडियो हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। फरवरी महीने में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पुरस्कार हो, सम्मान हो, दिवस हो, सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसको जो है ज़रूर आप लोग जो है याद करेंगे, रिवीजन करेंगे। वीडियो को जो है देख करके जो है इसको रिवीजन करेंगे। और अगर जो है वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें कि और भी बच्चों को जो है फ़ायदा हो सके। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।